हार्ट अटैक क्या होता है? आपका जो हार्ट है जो पूरे बॉडी को चलाता है, आप जब इमेजिन कीजिए कि वहां पे ऑक्सीजन और खून बंद हो जाए तो क्या होगा। तो आपका हार्ट बंद हो जाएगा एंड सडनली यू विल हैव अ कार्डियक अरेस्ट और आपकी जान चली जाएगी। When we talk about fit people, Yes. उनको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। बराबर। People who are going to gym every day. Exactly. And you come to know all of a sudden कि उससे हार्ट अटैक आ गया। Right. So my question is blockage directly related to your eating habits, or I would like to know what is the reason behind fit people getting heart attack? ये भी एक टर्म है जिसमें हार्ट आपका तुरंत बंद हो जाता है। Could it just happen to a very healthy person? Yes. Yeah, definitely. It can happen to a very healthy person also. Because हम लोग So ये जो यूथ लोगों में बढ़ रहा है हार्ट इश्यूज, इसका क्या रीजन हो सकता है? इज इट द लाइफस्टाइल और डाइट, क्या है? या नाउ उसके लिए अभी ये टर्म हो गया है कि हार्ट अटैक इन यंग पेशेंट्स। पहले ऐसा होता था कि कुछ सालों पहले बच्चे अपने माता पिता को 60-70 इयर्स में लेके आते थे हार्ट प्रॉब्लम लेके हॉस्पिटल में। अभी ऐसा हो रहा है कि माता पिता अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं हार्ट अटैक और हार्ट प्रॉब्लम्स केस में। हार्ट अटैक से बचने के आपके हिसाब से 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। हार्ट अटैक से बचने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं बोलूँगा कि रिसेंटली हमारे मशीन में भी कुछ AI टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें जैसे हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आपको 70% या 80% ब्लॉकेज है या 90% ब्लॉकेज है। डॉक्टर, हमारे यहाँ शुगर पेशेंट्स भी तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। Yes. एंड दिस केसेस ऑफ हार्ट इश्यूज आर आल्सो इंक्रीजिंग। राइट। कोई रिलेशन है दोनों का, शुगर एंड हार्ट का? लाइक इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा डायबिटीज पेशेंट हमारे इंडिया में ही। राइट। और डायबिटीज इनडायरेक्टली डायरेक्टली इट कॉजेज। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑन सनी साइड। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट। आज हम हार्ट की पूरे एस्पेक्ट पे बात करेंगे, हार्ट हेल्थ पे बात करेंगे। इनफैक्ट हमने रिसेंटली नोटिस किया है कि हमने एक बहुत ही नोन सेलिब्रिटी को खोया है बिकॉज ऑफ सडन हार्ट अटैक, who looked pretty much healthy. तो प्रॉब्लम ये है कि even if people are looking healthy, they really are not healthy. तो इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे हार्ट रिलेटेड, और ये क्या रीजंस है जो लोगों को हेल्दी दिखते हुए लोगों में भी ये जो हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। और इसका लाइफस्टाइल से कैसे रिलेशन है, इसका हमारे फूड हैबिट से कैसे रिलेशन है, हमारे दिनचर्या से, मतलब हमारे हर चीज से कैसे रिलेटेड है हमारा हार्ट हेल्थ, इस पे समझेंगे। क्योंकि हार्ट हेल्थ आंखों से तो विजिबल है नहीं, आप किसी को फिजिकली तो पहचान सकते हैं, लेकिन हार्ट की हेल्थ आंखों से दिखती नहीं है। तो ऐसे टाइम पे भी मतलब कैसे मेजर्स लेना सो दैट ऐसे अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हमारे फैमिली में ना हो। एंड इन सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर हितेंद्र हैं, और आज हम डिटेल में हार्ट हेल्थ के बारे में पूरा समझते हैं इनसे। थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो डॉक्टर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स गुड टू हैव यू, बिकॉज हम आपका काफी दिन से एक्चुअली वेट कर रहे थे, बट इट वाजंट वर्किंग आउट सिंस रिसेंटली शेफाली जरीवाल के डेथ के बाद वी हैड दिस क्यूरियोसिटी टू हैव अ पॉडकास्ट ऑन हार्ट हेल्थ। इसके बारे में कि लोगों को पता चले कि क्या क्या चीजों को उनको अकाउंटेबिलिटी में लेना पड़ेगा डेली लाइफ में फॉर अ हेल्दी हार्ट। बिकॉज ये जो हार्ट अटैक है, दिस इज एक्चुअली अटैक, ये आपको बता के भी नहीं आया। राइट। हार्ट अटैक क्या होता है? देखिए, हार्ट अटैक तब होता है कि हमारी हार्ट की जो नली है, जो जब वो 100% बंद हो जाता है जी। तो हार्ट में खून का और ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है। उसके कारण हार्ट डाई फॉर ब्लड एंड ऑक्सीजन, तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। जैसे हम लोग, हमारे घर पे अगर पानी का सप्लाई बंद हो जाता है तो हम लोग समझते हैं कितनी इमरजेंसी होगी। उसी प्रकार आपका जो हार्ट है जो पूरे बॉडी को चलाता है, आप जब इमेजिन कीजिए कि वहां पे ऑक्सीजन और खून बंद हो जाए तो क्या होगा। तो आपका हार्ट बंद हो जाएगा एंड सडनली यू विल हैव अ कार्डियक अरेस्ट और आपकी जान चली जाएगी जी। तो उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। इसलिए ये सब हार्ट अटैक इज अ मेजर टर्म जिसे हमें मैक्सिमम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि हार्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हार्ट अटैक एक बहुत मेजर चीज है जिसको समझना और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करके जो खून की नली बंद है उसे खोल के उनकी जान बचा सकते हैं। तो इसलिए पेशेंट को समझना और जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। इसमें तो डॉक्टर ऐसे भी लोग बोलते हैं ना कि अगर आपका ब्लॉकेज जो है वो 90% भी है या 95% भी है, तो भी लाइक आपको, आपकी बॉडी आपको रियलाइज नहीं कराएगी कि आपका इतना मेजर लेवल हार्ट मतलब ब्लॉकेज है अंदर। इट्स ओनली व्हेन इट रीचेज अ पॉइंट जहां आपको डिस्टर्बेंस होने लगता है, and then when you go to a doctor to check तो पता चलता है कि 100% blockage है। So my point was कि ये जो gradual increase in the blockages है from 0 to 80, 90% और 100%, इस पूरे दौरान में क्या हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है कि ब्लॉकेजेस बढ़ रहे हैं? Is there a way to find it out? जरूर।
ऑलवेज हमारी बॉडी और हार्ट हमेशा एक वार्निंग सिग्नल्स देती है कोई भी मेजर हार्ट अटैक आने के पहले, जिसको हम लोग रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं। जैसे चलने में सांस फूलना, चलने में दम लगना, थकावट महसूस होना, सीने में भारीपन लगना, सीने में दर्द होना, या फिर जबड़े में दर्द या जॉ पेन होना। उसी प्रकार हमारे लेफ्ट आर्म में पेन होना या छाती में भारीपन लगना, कभी कभी बहुत ज्यादा पसीना आना, घबराहट लगना। ये कभी कभी हार्ट अटैक के पहले आने वाले सिम्टम्स या साइंस होते हैं जिसे हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे किसी प्रकार किसी भी पेशेंट्स या किसी भी लोगों को ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएटली उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर्स को दिखा के जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है ईसीजी को करना बहुत जरूरी है, जिससे वो आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाए। और इसे कृपया करके निग्लेक्ट या दुर्लक्ष्य मत कीजिए, बिकॉज कभी कभी हम लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं एंड सडनली फिर वो मेजर अटैक होने पे बहुत टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाता है। तो इसलिए वार्निंग सिम्टम्स को समझना बहुत जरूरी है और अर्जेंटली अपने डॉक्टर को दिखाना जरूरी है इस कंडीशन में। When we talk about fit people, उनको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, people who are going to gym every day, exactly, and you come to know all of a sudden कि उससे हार्ट अटैक आ गया, right? So my question is blockage directly related to your eating habits, और क्योंकि अगर आप physical activity कर भी रहे हैं, right, आपका blood flow अच्छा भी है, you're cleaning all the toxins out of your body, still if you are getting heart attack, so I would like to know what is the reason behind fit people getting heart attacks? या अभी इसमें ना दो एक चीजें हैं, एक हार्ट अटैक होता है और एक सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। Okay, राइट। तो सो हार्ट अटैक में ऑलरेडी बताया कि हमारे जो ब्लड ब्लॉकेजेस है जहाँ पे 100% होके पेशेंट को ब्लड सप्लाई कम होने के कारण उसको हार्ट अटैक आता है। सडन कार्डियक अरेस्ट ये भी एक टर्म है जिसमें हार्ट आपका तुरंत बंद हो जाता है। अभी सडन कार्डियक अरेस्ट जो हो सकता है वो ब्लॉकेजेस की वजह से हो सकता है और वो कभी कभी अर्दमिया की वजह से होता है। अभी अर्दमिया अगर हमको जानना है तो ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, जिसको हम लोग हार्ट में कभी कभी शॉर्ट सर्किट होना ये भी बोल सकते हैं। okay. तो कभी कभी जो जिम या एथलीट्स होते हैं उनमें एक्सेसिव एक्टिविटी की वजह से बॉडी में अर्दमिया, और जिसको हम लोग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसमें हमारे दिल की धड़कन 200 300 के ऊपर वाइब्रेट करती है या पाल्पेट करती है, जिसके कारण सडनली ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के कारण हार्ट बंद हो जाता है, जिसे हम लोग सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। जो पेशेंट हम लोग देखते हैं जिम में, कभी कभी जिम करते करते पेशेंट सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो दैट इज नॉट अ हार्ट अटैक, दैट इज सडन कार्डियक अरेस्ट। तो पेशेंट का हार्ट तुरंत बंद हो गया है। तो इस कंडीशन में इमीडिएटली कुछ मेजर्स लेना, जैसे सीपीआर लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग उस समय पे उस पेशेंट को रिवाइव करके जल्दी से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा पाए। सो ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट आप बोल रहे हैं, could it just happen to a very healthy person? Yeah, definitely it can happen to a very healthy person also, because हम लोग बेसिकली मैक्सिमम हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, अगर हम जिम कर रहे हैं, हम लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं, वी आर हेल्थी, बट हमें ये नहीं पता है कि हमारे अंदर से हम लोग कितने हेल्थी है। राइट। तो मैं ये बोलता हूँ कि एट सर्टेन एज ऑफ लाइफ आपको हर एक चीज के लिए अपने बॉडी को, अपने हार्ट को इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। जैसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन, इको, ईसीजी, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, कोलेस्ट्रॉल की जांच करके उसे जानना, हार्ट को जानना बहुत जरूरी है, अपने बॉडी को जानना बहुत जरूरी है कि या जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो भी हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, उससे हमारा हार्ट फिट है कि नहीं, वो जानना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली यू वुड रिकमेंड कि इवन इफ एनीबॉडी, मतलब कोई बंदा अगर बहुत फिट फील भी करता है, बहुत एनर्जेटिक फील भी करता है, उसके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है कि वो टेस्ट एटलीस्ट करवा ले। राइट, बिल्कुल। टेल अस अबाउट सम सिम्टम्स, ऐसे सिम्टम्स जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिम्टम्स मतलब अगर हमें डेली एक्टिविटीज में कुछ भी जो हम लोग रेगुलरली करते हैं, बट अभी वो रेगुलरली करते वक्त भी हमें सांस फूल रही है, दम लग रहा है, और कहीं ना कहीं वो लिमिटेशन आ रहा है कि नहीं, हमें थकावट महसूस हो रही है कि हम लोग पहले 1 किलोमीटर चलते थे, अभी हम लोग 200-300 मीटर में भी सांस फूल रही है या थकावट आ रही है, अगर हमें सीढ़ियाँ चढ़ने में सीने में भारीपन लग रहा है और हम लोग वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या हमें कभी कभी खाना खाने के बाद भी सीने में भारीपन लगता है और कुछ डिस्कम्फर्ट लगता है, तो ये सब सिम्टम्स को हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी सीने में जलन होना, कंटिन्यूस जलन होना, ये भी कभी कभी हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये सब चीजों में हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और इमीडिएटली हमारे फैमिली डॉक्टर्स या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। सो बिकॉज लोग बोलते हैं ना कि एसिडिटी में भी चेस्ट पेन होता है। यस। सो अ लॉट ऑफ पीपल, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम हार्ट की है और उसको एसिडिटी में सोच के, मतलब हाँ, ये बहुत बार होता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं कि पेशेंट बोलता है कि मेरे को एसिडिटी हो रही है, तो वी टेक अ ईसीजी और ईसीजी में हार्ट अटैक रहता है। कभी कभी
हार्ट अटैक और एसिडिटी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हार्ट के साथ कोरिलेट होते हैं, पेट के सिम्टम्स भी। तो इसलिए अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, सीने में जलन हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है, जो भी है, तो इसे हम लोग ईसीजी करके या कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके, जैसे उसमें कार्डियक मार्कर्स बोलते हैं, जैसे हार्ट के मार्कर्स, ट्रोपोनिन और सीपीकेएम भी, इससे भी हम लोग हार्ट अटैक आने वाला है, आया है, इसका हम लोग एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आई ऑलवेज हैड अ थॉट कि अभी कोई अगर 20s में है तो उसका हार्ट अभी बहुत यंग है, सो इट्स गोना एटलीस्ट स्टे देयर फॉर सम टाइम, बट फिर देन वी हियर कि एक सडन कार्डियक अरेस्ट आ गया। सो ये जो यूथ लोगों में बढ़ रहा है हार्ट इश्यूज, इसका क्या रीजन हो सकता है? इज इट द लाइफस्टाइल और डाइट, क्या है? या नाउ उसके लिए अभी ये टर्म हो गया है कि हार्ट अटैक इन यंग पेशेंट्स, जिसमें हम लोग बोलते हैं लेस देन 40 इयर्स, जो हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस काफी बढ़ गया है। पहले ऐसा होता था कि कुछ सालों पहले बच्चे अपने माता पिता को 60-70 इयर्स में लेके आते थे हार्ट प्रॉब्लम लेके हॉस्पिटल में। अभी ऐसा हो रहा है कि माता पिता अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं हार्ट अटैक और हार्ट प्रॉब्लम्स केस में। तो ये बहुत बढ़ गया है। इसका मेन रीजन मुझे लगता है स्ट्रेस है। जो वर्क स्ट्रेस और जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम लोग जो कॉम्पिटिटिव ये करते हैं, स्ट्रेन करते हैं कोई भी काम को लेके, वो एक चीज है। सेकेंड इज द फूड हैबिट्स। आजकल इतना मतलब फूड का ये हो गया है क्रेज कि आउटसाइड फूड, जंक फूड हम लोग लेते हैं, तो दैट हैज अ वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल और काफी चीजें होती है जिससे हमारे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। थर्ड थिंग मैं बोल सकता हूँ कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये मेजर फैक्टर्स है विच आर कॉजिंग हार्ट अटैक यंग पेशेंट्स। एंड अदर थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि फैमिली हिस्ट्री। बहुत सारे जो यंग पेशेंट्स हैं उनके फैमिली हिस्ट्री में उनके फादर मदर को भी हार्ट अटैक आ चुकी है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जीन्स और हेरिडिटरी की वजह से भी इनको अर्ली हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो अदर रिस्क फैक्टर्स है कि शुगर और बीपी, जो आजकल यंग पॉपुलेशन में जल्दी डिटेक्ट हो रहा है 20 to 30 इयर्स के एज में, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर्स होता है आपको हार्ट अटैक आने का यंग एज में। तो ये सब चीजों को कंट्रोल करना, ये सब चीजों को पहले ही स्क्रीन करना बाय शोइंग टू योर डॉक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली अगर आपके घर में किसी आपके एल्डरली को हार्ट इश्यू है तो आपका जांच कराना वुड बी अ नाइस रिकमेंडेशन। या इट्स अ वेरी कंपलसरी रिकमेंडेशन। मैं बोलूंगा कि किसी को, अगर आपके फैमिली में किसी को भी हार्ट प्रॉब्लम है, आपके फादर मदर या आपके अंकल को किसी को भी है, तो आपको बेसिक इन्वेस्टिगेशन या बेसिक चेकअप करना बहुत जरूरी है। और हर 6 महीने तो साल भर में ये करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी हम लोग एसिडिटी की बात कर रहे हैं, राइट? तो ये फर्क कैसे कोई इज देयर अ वे टू फाइंड आउट कि ये एसिडिटी का ही इशू है कि ये हार्ट रिलेटेड इशू है? कभी कभी एसिडिटी का जो पेन है वो हार्ट के पेन के साथ भी कोरिलेट करता है, बट यूजुअली जो हार्ट का पेन रहेगा वो सीने में हम लोग बोलते हैं, या वो कभी कभी रेडिएट होता है हमारे लेफ्ट आर्म में। कभी कभी साथ ही साथ में पेशेंट को सांस भी फूलेगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, कभी कभी स्वेटिंग भी हो सकता है। तो इस हिसाब से, और कभी कभी बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है दोनों को डिफरेंशिएट करने का। तो ईसीजी जो एक बेसिक टेस्ट है, जो आप कहीं पे भी जाके कर सकते हैं, इससे हम लोग ये दोनों चीजों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एसिडिटी या हार्ट प्रॉब्लम में। तो अगर किसी को भी सीने में जलन होती है तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत जाके डॉक्टर के पास जाके यू शुड टेक एटलीस्ट अ बेसिक ईसीजी, जिसमें से हमें वो चीज का आइडिया हो जाएगा, सो दैट ईसीजी करके ये सेपरेट कर पाए कि वो एसिडिटी है कि वो हार्ट इश्यू। एग्जैक्टली। हार्ट अटैक से बचने के आपके हिसाब से 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। हार्ट अटैक से बचने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बोलूंगा कि यू शुड ऑलवेज कीप काम, नॉट टू टेक एनी स्ट्रेस, पहली चीज। सेकेंड चीज, शुड ऑलवेज मेंटेन अ गुड हेल्दी डाइट। आपको हेल्दी डाइट मेंटेन रखना, जैसे हाई फाइबर डाइट जिसमें सलाद की मात्रा ज्यादा हो, फ्रेश फ्रूट ज्यादा हो, फ्रेश वेजिटेबल्स विद लेस ऑयली स्टफ या आउटसाइड फूड अवॉइड करना चाहिए। थर्ड थिंग कि आपको एक्सरसाइज या एटलीस्ट अ वॉकिंग, जो हम लोग बोलते 30 मिनट्स पर डे, 30 मिनट पर डे, और एटलीस्ट यू कैन हैव 150 मिनट्स पर वीक। ओके, अगर आपको वो नहीं जमता, 150 मिनट्स पर वीक, ये इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ यू कैन हैव लाइटर, आपके लिए खुद एक स्पेस रखना चाहिए जिसमें आप यू कैन गो वेरी स्ट्रेस फ्री। आपके लिए ना हाफ एन आवर यू शुड डेडिकेट टू योरसेल्फ। ओके। एंड इफ अगर आपको डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या बीपी है, तो उसके मेडिसिन लेना काफी जरूरी है। तो अगर हम लोग ये 5 चीजें फॉलो करते हैं
तो आई थिंक इससे हम लोग हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। नाइस डॉक्टर, अगर हम अकेले हैं और एक एंजाइटी ब्रेथलेसनेस फील कर रहे हैं, राइट, तो इन दैट मोमेंट जब हमारे साथ कोई नहीं है, व्हाट कैन अ पर्सन डू? उसे सेल्फ क्या करना चाहिए उस पीरियड में? मुझे लगता है कि जब ऐसा किसी को भी एंजाइटी या डिस्कम्फर्ट होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को काम रखिए। यू शुड काम योर सेल्फ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना आपका बॉडी का सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम रहेगा, उतना ही आपका हार्ट रेट और ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। इवन अगर आपको कुछ हार्ट अटैक आ रहा होगा तो उसमें काम रहना बहुत जरूरी है। अगर आप उसमें एंग्शियस हो जाएंगे या बहुत हाइपर हो जाएंगे तो वो हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम बढ़ सकता है आपका, या अदर हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको उस टाइम पे बहुत काम रहना है। व्हेन यू काम, उस समय पे अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो काम रह के you can relax, take a glass of water and call someone to come here and या call a medical emergency, कॉल करके एम्बुलेंस कॉल करके आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। वो इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ों में। और अगर आपके घर पे कुछ मेडिसिन है, यूजुअली अगर आपको लग रहा है कि आपको चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है तो कभी कभी डिस्प्रिन या एस्पिरिन जो गोलियां होती है अगर हमारे घर पे, तो उसको हम लोग क्रश करके अगर खा लेते हैं तो दैट कैन save your life and that can also dissolve some clots that can be beneficial। अगर हम लोग अर्ली स्टेज में हार्ट अटैक में, जिसको हम लोग लोडिंग डोज बोलते हैं हार्ट अटैक में, तो उसमें जो एस्पिरिन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्योंकि बहुत समय क्या होता है कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस, मतलब ये सॉफ्ट क्लॉट होता है, तो इस सब चीजों में अगर एस्पिरिन जो होता है ये क्लॉट को डिसॉल्व कर लेती है। तो अगर आप अर्ली फेज में लेते हैं, जिसको हम लोग गोल्डन विंडो पीरियड में लेते हैं, तो बहुत टाइम वो क्लॉट जो है वो घुल जाता है और आप अगर हॉस्पिटल पहुंचते तब तक आपका शायद हार्ट अटैक भी सेटल हो जाएगा। ये बहुत टाइम होता है हमारे साथ। जैसे हमारे पास काफी पेशेंट जो होते हैं दूर से आते हैं, जैसे काटोल सामनेर जो 100 किलोमीटर दूर से, तो कभी कभी हमें जब पता चलता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है तो हम लोग वहाँ के डॉक्टर्स को बोलते हैं कि इसको लोडिंग डोज दे दीजिए। लोडिंग डोज मतलब एस्पिरिन और क्लोपिडेग्रॉल, इसका एक जो ये करके वो गोलियां पेशेंट खिला देते हैं। जब पेशेंट 1 घंटे में हमारे पास पहुंचता है, 1-2 घंटे में, तब तक उसका ईसीजी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है बहुत समय तक। तो जो यंग पेशेंट्स होते हैं इसमें मोस्टली जो ब्लॉकेजेस होते हैं ये क्लॉट फॉर्म में होते हैं, जिसको हम लोग सॉफ्ट क्लॉट बोलते हैं। तो इनमें अगर हम लोग अर्ली डायग्नोसिस करना बाय ईसीजी और ये अर्ली ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये तो अभी आपने बताया जैसे हम अकेले हैं, राइट। मान लेते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन है जहां मैं और मेरे 4-5 फ्रेंड्स मेरे साथ, राइट, वहां पे मुझे या किसी मेरे फ्रेंड को सेम वो ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, राइट, एंड समहाउ वी हैव अ क्लू कि इसको हार्ट इश्यू हो रहा है, समहाउ वी हैव, यस। व्हाट कैन अ पर्सन और व्हाट कैन दो दैट ग्रुप ऑफ पीपल डू एट दैट मोमेंट सो दैट उसकी लाइफ बच जाए? अगर पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आता है और आजू बाजू उसके फ्रेंड्स या आजू बाजू साथ में लोग हैं, तो उन्हें वो पेशेंट को काम डाउन करना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को चक्कर आते हैं और ही फेल अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब शायद उसको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको उनका पल्स देखना है। अगर वो नहीं समझ रहा और पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, मतलब उसको कार्डियक अरेस्ट चल रहा है, Right. तो इस समय पे जो सीपीआर हम लोग बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि ये हर एक नागरिक को आना चाहिए टू हाउ टू डू अ सीपीआर टू अ पेशेंट। तो कार्डियक अरेस्ट कहीं पे भी हो सकता है, वो आपके घर में हो सकता है, कभी कभी आप कहीं मेट्रो में ट्रैवल करें वहां हो सकता है, कभी रास्ते में, कभी बस स्टैंड में हो सकता है। तो ये अगर बेसिक सीपीआर आप देते हैं और वेरी गुड एंड पावरफुल सीपीआर दे सकते हैं, दैट कैन सेव अ लाइफ। तो मुझे लगता है कि सीपीआर जो है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये बहुत जरूरी है और उस टाइम पे वही एक लाइफ सेविंग है एंड यू कैन बी हीरो इन सेविंग दैट योर पेशेंट और रिलेटिव्स लाइफ। तो सीपीआर देके उसको रिवाइव कर दे। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही है या कोई डॉक्टर सर्विस नहीं आ रही, तब तक हमें उनको सीपीआर देके उनको, पेशेंट को वापस रिवाइव कर सकते हैं। So you mean to say कि हम as a normal people Yes. of the society Yes, yes. should know CPR कैसे देते हैं? 100%. All the patient, all the Indians, everyone in the world should know how to give a CPR. You know what is the importance of CPR, how to give a CPR, ये बहुत जरूरी है, हर एक लोगों को आना चाहिए। बिकॉज CPR इज फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ डॉक्टर्स देते, ये सभी को आना चाहिए। बिकॉज CPR कैन सेव अ लाइफ। Sure. तो वो तो सभी को आना चाहिए।
और वो ऐसे ही मोमेंट पे मोस्टली आएगा ना जहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं। राइट, बिकॉज डॉक्टर सब जगह अवेलेबल नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो इसमें आप एक पेशेंट के लिए तब एक डॉक्टर बन सकते हैं, आप उसके हीरो बन सकते हैं। राइट। तो सीपीआर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट कभी कभी हॉस्पिटल पहुंचने का टाइम कम रहता है, या पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, तो उस टाइम पे आप उनकी जान बचा सकते हैं जस्ट बाय गिविंग अ सीपीआर। सो दिस इज योर अ वेरी काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया कि भाई सीपीआर सीख लो। सीपीआर सीख लो, आप सीपीआर सीख और लो। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इट्स अ बड़ी सिंपल बात, प्रोसेस है। सिंपल प्रोसीजर। या तो आप किसी का हॉस्पिटल या मेडिकल टीम में कभी कभी उनके सीपीआर के प्रोग्राम से वो अटेंड कीजिए। सबसे बेस्ट है आप यूट्यूब में भी देख सकते सोशल मीडिया में अभी हैं। सोशल मीडिया में आप देखोगे तो सीपीआर का बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर बट अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। Sure. आप किसी को उसकी जिंदगी वापस दे सकते हैं। बिल्कुल। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एवरीवन शुड नो हाउ टू गिव अ सीपीआर। हमने बहुत बार देखा है कि जैसे हम बोलते हैं, मैंने अपने फैमिली में भी देखा कि एंजियोप्लास्टी है, यस, तो बहुत लोग डर जाते हैं कि एंजियोप्लास्टी है, बाप रे मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा। जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, तो डॉक्टर ये तो आपकी स्पेशलिटी, यू हैव डन एन नंबर ऑफ एंजियोप्लास्टी। प्लीज टेल अस अबाउट एंजियोप्लास्टी एंड टेल अस इन अ वे सो दैट लोगों को ये पता चले कि ये डरने का टेस्ट नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल गेट स्कैर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट एंजियोप्लास्टी। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। तो एंजियोप्लास्टी एक ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग हार्ट के ब्लॉकेजेस क्लियर करते हैं जी। एंजियोप्लास्टी के पहले हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं, जो एक टेस्ट है, परीक्षा है, जिसमें हम लोग ब्लॉकेजेस देखते हैं। हमारे हार्ट में 3 नसें होती है, या उसको रक्त धमनी या तो ब्लड वेसल्स या आर्टरी बोलते हैं हम लोग। 2 लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में होती है। कहीं पे भी अगर ब्लॉकेजेस हमें देखना है तो द बेस्ट टेस्ट अवेलेबल, इसको बोलते हैं हम लोग कोरोनरी एंजियोग्राफी। ठीक है। एंजियोग्राफी में ब्लॉकेजेस पता चलने के बाद आगे की ट्रीटमेंट रहती है एंजियोप्लास्टी, अगर ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है। राइट। तो एक तो एंजियोप्लास्टी है, एक तो बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी इज अ मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर जिसमें हम लोग हाथ से या पैर से छोटा सा कैथेटर और वायर डाल के उस क्लॉट्स को क्लियर करते हैं, और वो क्लॉट्स को क्लियर करने के बाद वहां पे हम लोग स्टेंट डालते हैं ताकि वापस वहां क्लॉट्स नहीं बने, और जो भी ब्लड वेसल या रक्त धमनी हमारी बंद है वो पूरी तरह क्लियर हो जाए और वहां पे कोई भी क्लॉट्स नहीं बचे। तो इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर जो कभी कभी कम से कम समय में 10 से 15 मिनट में भी हो जाती है, और कभी कभी आधे से 1 घंटे में भी होती है। बट एक बार हमारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो गए तो पेशेंट का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, उसको वापस हार्ट अटैक आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, एंड ही विल हैव अ बेटर और गुड लाइफ। And there's nothing to fear about. ऐसा Yeah, डरना there's nothing to fear about angioplasty. It's a very nowadays it has become so advanced, और हमारे यहाँ पे बहुत सारी न्यू मशीनरीज भी हो गई है जिसमें पेशेंट्स को समझ में नहीं आता कि उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई है, बिकॉज इट्स सो जो काइंड ऑफ हम लोग कैथेटर्स और वायर्स यूज करते हैं इतने स्मूथ होते हैं कि पेशेंट को समझ में नहीं आता है कि मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई, और वो अगले दिन डिस्चार्ज भी हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द सेंटर्स और बड़े सिटीज में आजकल डे केयर एंजियोप्लास्टी हो गई, मतलब सुबह पेशेंट 9 बजे एंजियोप्लास्टी के लिए एडमिट हुआ है और रात को 9 बजे अपने घर पे डिनर कर रहा है विद हिज फैमिली मेंबर्स। सो दिस इज अ विचिंग अपकमिंग ट्रेंड, जहां पे पेशेंट सिर्फ 12 घंटे के लिए हॉस्पिटल में रहता है विद अ वेरी सिंपल एंजियोप्लास्टीज, और वापस घर जाके ही एंजॉयज डिनर विद हिज फैमिली। तो ऐसा भी हो गया। तो हम लोग को एंजियोप्लास्टी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये इट इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। ये आपके क्लॉट्स को क्लियर करके आपके आगे हार्ट प्रॉब्लम्स को कम कर देता है, एंड इट मेक्स यू अ वेरी हेल्दी। डॉक्टर ईसीजी, टीएमटी, एको एंड सीटी एंजियो, ये 4 चीजों के बारे में कैन यू एक्सप्लेन लिटिल बिट कि ये क्या क्या टेस्ट हैं ये सारे? यस, तो इसमें से सबसे बेसिक टेस्ट है हमारे ईसीजी एंड इको। ईसीजी मतलब हम लोग छाती का पट्टी निकालते हैं, जो हम लोग कॉमन लेमैन लैंग्वेज बोलते हैं कि हम लोग छाती का एक स्ट्रिप निकालते हैं, जिसमें हम लोग वो जान सकते हैं एट द इनिशियल लेवल कि पेशेंट को कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं, या उसको नया हार्ट का प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है नहीं, या कुछ पुराना हार्ट का प्रॉब्लम है। जिस अ वेरी बेसिक टेस्ट जो कम से कम 30 रुपए या 100 रुपए या 200 रुपए में कहीं पे भी आपको अवेलेबल होगा इजीली, और इट इज अ वेरी सिंपल 1-2 मिनट का काम है। आप जिसमें ईसीजी में बेसिक आप आपका हार्ट का बेसिक जान सकते हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं। उससे आगे की एक बेसिक टेस्ट हम लोग बोलते हैं जिसको इको। 2D इको ये है हार्ट की सोनोग्राफी। ओके। जिसमें आप हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट का पंपिंग, हार्ट के वाल्व्स, हार्ट के आपके मसल्स कैसे हैं, ये आपका हार्ट का पंप अच्छा है कि नहीं, आपका हार्ट का फंक्शन अच्छा है कि नहीं,
उसमें कुछ लीकेज है कि नहीं, ये जान सकते हैं बाय डूइंग अ 2D इको। सो इट इज अ सिंपल हार्ट की सोनोग्राफी, जो भी एक ज्यादा से ज्यादा आधे मिनट या 1-2 मिनट का टेस्ट है। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं एडवांस टेस्ट। एडवांस टेस्ट में हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। टीएमटी हमको पता ही है, जैसे हम लोग जिम में भी ट्रेडमिल करते हैं, उसी प्रकार ये भी एक मेडिकल ट्रेडमिल होता है, जिसमें हम लोग आपके हार्ट का कैपेसिटी देखते हैं जब वो स्ट्रेस में रहता है, जब वो एक्सरसाइज में रहता है। बिकॉज आपको मशीन में दौड़ना पड़ता है, और उसी के साथ साथ आपको इनडायरेक्टली कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है या कुछ ब्लॉकेजेस है, ये जानने के लिए हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग इनडायरेक्टली आपके हार्ट का स्टेटस ड्यूरिंग स्ट्रेस या ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम लोग जान सकते हैं। उसके आगे की टेस्ट बोलते हैं हम लोग सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी आपको आपका हार्ट का कैल्शियम स्कोर और आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस बता सकती है, जो एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जिसमें आप जाके डायरेक्टली 1-2 घंटे में वो टेस्ट करके वापस अपने घर आ सकते हैं। उसके लिए आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर्स जो 1 से 2 मिनट में हो जाता है सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। बाईपास सर्जरी कितनी सेफ है? बाईपास सर्जरी नाउअडेज सेफ है। ऑब्वियसली हर एक प्रोसीजर ऑपरेशन में अपने अपने रिस्क होते हैं जी, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे ब्लॉकेजेस का परसेंटेज इतना ज्यादा होता है कि बाईपास इज द ओनली ऑप्शन। और अगर पेशेंट बाईपास नहीं करता है तो उसको कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक डेथ हो सकता है। तो अगर हम लोग वो थोड़ा सा रिस्क लेके बाईपास करते हैं तो जो ब्लॉकेजेस है उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं या उसको बाईपास कर सकते हैं, एंड द पेशेंट विल हैव अ बेटर लाइफ अहेड। और नाउअडेज बाईपास में भी काफी न्यू टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, जिसको हम लोग रोबोटिक बाईपास सर्जरी बोल रहे हैं या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। पहले बाईपास में आपके पूरे हार्ट को एक बड़ा चीरा मार के हार्ट ओपन करके देन उसमें बाईपास करते थे, बट नाउअडेज देयर इज अ की होल और मिनिमल इन्वेजिव। तो छोटा सा शरीर में इंसिजन लेके, जो कॉस्मेटिकली ऑल्सो वेरी गुड है, उसमें से करके आप ऑपरेशन करते हैं बाईपास सर्जरी, एंड द पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज इन 2 to 3 days। 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट डे ही स्टार्ट वॉकिंग, और 2-3 दिन में उनको वार्ड में शिफ्ट करके, रूम में शिफ्ट करके डिस्चार्ज कर देते। तो अभी पहले समान बाईपास सर्जरी नहीं रहा, उसमें भी काफी रोबोटिक और काफी एडवांसमेंट आ गया है, जिसमें मैक्सिमम पेशेंट्स कैन बी बेनिफिटेड विदाउट डूइंग अ मेजर ऑपरेशन ऑन द हार्ट। जैसे मिनिमल इंसिजन करके भी हम लोग उसको लैप्रोस्कोपिक थ्रू या रोबोटिक थ्रू वी कैन ऑपरेट दैट। So basically, advancement in technique के कारण it has become a lot more friendly procedure, minimal invasive procedure, और पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाता है, and threat level भी कम हो जाता है। आप नो, बिकॉज द काइंड ऑफ ऑपरेशन का ड्यूरेशन भी कम हो जाता है आपका, और वो करके पेशेंट अगले दिन ही विल बी started walking and interacting with his relatives, and उसके 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी हो जाते हो। डॉक्टर, हमारे यहाँ शुगर पेशेंट्स भी तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, एंड दिस केसेस ऑफ हार्ट इश्यूज आर आल्सो इंक्रीजिंग। राइट, कोई रिलेशन है दोनों का, शुगर एंड हार्ट का? लाइक इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट हमारे इंडिया में ही, राइट। और डायबिटीज इनडायरेक्टली डायरेक्टली इट कॉजेज हार्ट प्रॉब्लम्स। डायबिटीज में हमारे वेसल का थिनिंग होना या ब्लॉकेजेस आना, ये स्लोली ग्रेजुअली बढ़ते रहता है। स्पेशली अगर हमारा शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो जो हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर। श्योर। और बहुत टाइम डायबिटीज में देयर इज अ साइलेंट हार्ट अटैक। पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ जाता है, तभी उसको समझ में नहीं आता है, बहुत टाइम ऐसा होता है। ओके, सो वी हैव मेनी केसेस जो हम लोग करते हैं कि पेशेंट आ रहे हैं, नॉर्मली चेकअप करने आ रहे हैं, और ईसीजी में देख रहा है कि उसको हार्ट अटैक आके गया, बट पेशेंट को नहीं समझ रहा बिकॉज ही इज हैविंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। और हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं तो उसमें 90% ऐसे मल्टीपल ब्लॉकेजेस दिखाई देता है। सो डायबिटीज कंट्रोल रखना with proper medications, with proper diet habits are very important, and other lifestyle modifications are important to control diabetes, because diabetes is a major risk factor जो हमें हार्ट प्रॉब्लम्स करता है, ब्रेन प्रॉब्लम्स करता है, अदर बॉडी प्रॉब्लम्स करता है। एंड हाई ब्लड प्रेशर के हार्ट पे क्या इफेक्ट होते हैं डॉक्टर? हाई ब्लड प्रेशर तब होता है कि जैसे आपके आर्टरीज या हार्ट है उसमें अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ता है जी, तो आपको कार्डियोमायोपैथी या हार्ट फेलियर हो सकता है, जिसको हम लोग हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर हो सकता है।
तो इसलिए कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर से हमारे किडनी में भी जोर या प्रेशर आ सकता है और पेशेंट कैन लैंड टू किडनी फेलियर, आगे जाके डायलिसिस और या फिर किडनी ट्रांसप्लांट भी उनको लग सकता है जी। इसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बाय प्रॉपर मेडिकेशंस या प्रॉपर लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब भी अगर आप समझिए कि आपके क्लोज एक स्पेस है उसमें अगर प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, या कोई बॉल है उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है तो वो बॉल बस्ट हो जाएगा। जैसा इमेजिन कीजिए कि आपके हार्ट का अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है या आपके वही प्रेशर एक पाइप से अगर होते हुए कोई भी घर के पाइप में अगर वो पानी का प्रेशर ज्यादा हो तो क्या होगा, वो पानी वो आपका पाइप फट जाएगा, इन टाइम वो फटेगा या उसमें क्रैक आना चालू हो जाएगा या प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपका हाइपरटेंशन है तो आपके जो ब्लड वेसल्स है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, आपके हार्ट के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इसके वजह से आपका हार्ट फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके। तो इसलिए ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस थिंग, सिग्निफिकेंट फैक्टर जिसे हमको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि अरे मेरा बीपी 200 वो तो नॉर्मल है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं जी। और कुछ दिनों बाद महीनों बाद वो हार्ट अटैक लेके आते हैं या वो कभी कभी पैरालिसिस लेके आते हैं। तो इसलिए कभी कभी ब्रेन की जो आर्टरीज और नसें वो फट जाती है बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, और पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस स्ट्रोक भी आता है। यंग इंडिविजुअल्स में कभी कभी ये ज्यादा हमें दिखाई देता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर मेडिकेशन लेना जरूरी है। So basically, good food, good lifestyle, and keeping yourself calm and staying happy. Yes, very important. These are the basic medicines. ये सबसे पहले लेना जरूरी है। और एक और चीज मैं एक्चुअली अभी भूल रहा हूँ, अदर थिंग्स जो हम लोग बैड हैबिट्स रहते हैं उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, उसे बंद करना जरूरी है। लाइक स्मोकिंग and consumption of alcohol and tobacco, because ये itself स्मोकिंग, टोबैको या अल्कोहल ये आपके हार्ट को अफेक्ट करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है आपको ब्लॉकेजेस आने में। कभी कभी स्मोकिंग या टोबैको वजह से आपकी जो नस होती है वो सिकुड़ जाती है, स्पाज्म में जाती है, जिसके कारण भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। बिल्कुल। तो इससे कंट्रोल करना, ये सब पूरी तरह बंद करना बहुत जरूरी है। पता नहीं ये क्वेश्चन कितना डायरेक्ट आपके लिए है, लेकिन पूछ लेता हूँ कि हमारे बॉडी के लिए विच इज मोर हार्मफुल, शुगर और सॉल्ट, इफ नॉट टेकन इन अ गुड अमाउंट, लाइक इन अ हेल्दी अमाउंट। अगर हम ज्यादा सॉल्ट लेते हैं या ज्यादा शुगर लेते हैं तो व्हाट इज मोर hazardous for us? I think both are hazardous for us equally, जिसको हम लोग व्हाइट पॉइजन बोलते हैं। Okay. तो बोथ आर, आई थिंक व्हाइट पॉइजन अगर हम उसको ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं शुगर और सॉल्ट को, बिकॉज हमारे बॉडी को एक रिक्वायरमेंट होती है जी। अगर उस रिक्वायरमेंट के ऊपर हम लोग लेते हैं तो ऑब्वियसली इट इज हजार्डस टू आवर बॉडी। तो बोथ आर हजार्डस एंड बोथ कॉजेस वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसलिए उसको प्रॉपर क्वांटिटी में बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना जरूरी है। और जिनको ब्लड प्रेशर है उनको तो सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन हम लोग बोलती है, और सॉल्ट इटसेल्फ कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर, तो उसको सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन से। और डायबिटीज में आपको पता ही है कि शुगर तो डायबिटीज इट विल लाइक हमको एग्रीवेट, इट्स लाइक पॉइजन फॉर योर बॉडी। सो उससे शुगर कंट्रोल रखना या शुगर इनटेक कम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुगर बाद में जाके आपकी बॉडी को ना डैमेज करता है या उसमें फिर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करके इट कॉजेज मोर ऑफ अ हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो बेसिकली शुगर रहे या सॉल्ट रहे, दोनों को ही एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए। एक्सेस अमाउंट में इट कॉजेज हार्म टू बॉडी। हमारे बॉडी को उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर हम उसको ज्यादा लेते हैं तो हमें उसके लिए प्रॉब्लम्स होना ही है। आजकल ड्रिंक्स आ गए हैं इतने सारे, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें कितने हाई अमाउंट ऑफ शुगर्स रहती है। तो प्रॉब्लम तो डॉक्टर वही है ना कि सारा खेल आजकल टेस्ट का हो गया है। yes. लोग हेल्थ को छोड़ देते हैं टेस्ट पे, एंड एनीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर वेरी टेस्टी हैव एक्सेस सॉल्ट और हैव एक्सेस शुगर। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए तो पापी पेट बोलते हैं। पापी पेट आई थिंक वो मुझे लगता है पापी पेट भी नहीं है, जैसे आपने बोले इट इज लाइक टेस्ट का खेल है। टेस्ट बड्स, इट्स द टंग, इट्स अ टंग। तो अगर हम लोग देखते हैं बॉडी में तो सिर्फ इतना ही पार्ट है वो रिलेटेड है हमारे टेस्ट से, उसके नीचे का ना कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतने से पार्ट को लेके हम लोग कितना कुछ हमारे बॉडी को डैमेज किया जस्ट फॉर द टेस्ट, इतने से पार्ट। उसकी जगह अंदर जाके तो उसको कोई काउंट नहीं करता, आप कुछ भी खाए कैसे भी खाए। फाइनली व्हाट मैटर्स इज द न्यूट्रिशन। एग्जैक्टली। तो शायद हमें आगे जाके ये इस चीज पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। Taste is not just this part of your body. इतना ही टंग है जिसमें आप बोलते हैं कि हाँ ये है, this kind of food हमें चाहिए, बट
उसको नीचे आने के बाद डजंट मैटर वॉट एवर इट इज। राइट, सो बेसिकली टू मच हर समय टेस्टी फूड ढूंढना भी अच्छी बात ढूंढना भी अच्छी बात नहीं है। यू शुड बी सेटिस्फाइड Yeah. एंड यू शुड सी कि हाँ कौन से फूड हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, कौन से हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशियस है। हर एक के बॉडी के लिए एक फूड रिक्वायरमेंट, एक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट रहती है। मुझे लगता है कि हमें अपने बॉडी को समझना बहुत जरूरी है, उस हिसाब से हमें वो न्यूट्रिशन लेना भी बहुत जरूरी है। लोग आजकल बोलते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट, यू शुड टेक वे प्रोटीन्स। ऐसा नहीं होता। एवरी बॉडी हैज इट्स रिक्वायरमेंट। श्योर, हमको उस बॉडी के हिसाब से हमारे हमारे बॉडी के हिसाब से हमें वो न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। अच्छा, आपका व्हाट इज योर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन जैसे कि हमारा घी, बटर, मक्खन, इन इसके बारे में आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है कि इज इट गुड फॉर बॉडी, और द सेम आंसर कि एडिक्वेट अमाउंट इज गुड लाइक एक्सेस, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? यस, मैं ये समझता हूँ कि घी, मक्खन जो भी है हमारे, तो आई थिंक एडिक्वेट क्वांटिटी में ही बॉडी के लिए अच्छा होता है। पर जिनको ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम है तो उनको ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। राइट, घी, मक्खन, बटर, चीज़, बिकॉज फिर से उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या हार्ट प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेजेस आने के चांसेस होते हैं। सो ग्रीजी फूड अवॉइड करना, या ग्रीसी फूड अवॉइड करना चाहिए। राइट, मोर क्लीनर एंड मोर सैलेड्स एंड मोर बॉइल्ड फूड्स या नॉर्मल खाना भी यू कैन Yeah. हैव, बट नॉट ऑफ मच ऑफ ऑयल, मसालेदार या बहुत स्पाइसी एंड फ्राइड आइटम्स नहीं, अवॉइड करना चाहिए। a lot cleaner. यस। तो सर ये बोलते हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, जो हमने एड्स देखी थी। सो क्या ये लागू होता है हार्ट पेशेंट्स पे भी, या उनको अपना डाइट किस तरह रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू एग? अंडा जो रहता है, इट हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स, इट हैज ऑल द प्रोटीन्स। श्योर, उसमें भी फैट होता है, बट इट इज अ गुड फैट, इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल, व्हाट वी से। तो ऐसा नहीं होता है। वन एग पर डे इज गुड फॉर योर बॉडी, इट डजंट हैव एनी प्रॉब्लम। जिन पेशेंट्स को हार्ट ऑपरेशन हो गया है या जिनका हार्ट अटैक आ गया है, जिनका कुछ एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन हो गया, दे शुड प्रेफर द एग वाइट रेदर देन द एग योल्क जिसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है। और जिनका कुछ हार्ट ऐसा इश्यूज नहीं, दे कैन हैव वन एग पर डे विच इज गुड फॉर योर हार्ट एंड गुड फॉर योर बॉडी। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नॉन वेज खाना खाने से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत हाई रहते हैं और वेज खाने से बहुत कम रहते हैं। क्या ये सही बात है? हर एक का अपना एक चॉइस होता है। राइट, वो वेज खा सकता है, नॉन वेज खा सकता है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वेजिटेरियन लोगों को भी हार्ट अटैक आ सकता है। वेज में वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, हाउ इज द काइंड ऑफ फूड दे आर ईटिंग, कितना ऑयली है, कितना बटर है, कितना चीज है, क्या है, उसके हिसाब से दे कैन हैव हार्ट प्रॉब्लम्स। तो ऐसा नहीं होता है। और बाकी जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो अगर वेजिटेरियंस में भी हम लोग बोलते हैं कि जैसे अगर उनको शुगर है, बीपी है या फैमिली हिस्ट्री, तो कितना भी वो प्लेन फूड खाए, कितना भी नॉर्मल फूड खाए, उनको हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट ब्लॉकेजेस आ ही सकते हैं। राइट, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वेज खाइए या नॉन वेज खाइए, हर एक अपना एक चॉइस है। दे कैन ईट देयर फूड, बट उनका फूड एक बैलेंस फूड रहना चाहिए, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन रहना चाहिए, राइट, और लेस ऑयली, लेस फैटी डाइट होना चाहिए। लेस ऑयली एंड लेस फैटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर मोर इम्पोर्टेंट देन वेज और नॉन वेज। वेज और नॉन वेज, यस। इसको मतलब ऐसे बोलते हैं कि अगर आप चिकन स्टेक खा रहे हैं, चिकन के टिक्का खा रहे हैं, इट इज मच हेल्दियर देन सम वेज ग्रीसी फूड। मतलब अगर हम हाँ, डेफिनेटली टू मच ऑफ ऑयल या टू मच ऑयल या टू मच, अगर हम लोग घी की पाव भाजी या बटरी पाव भाजी कर रहे हैं, अगर एज कम्पेयर्ड अगर हम लोग उसमें ही वो कोई चिकन टिक्का खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वेजिटेरियन डाइट इज मोर हजार्डस या मोर प्रॉब्लमेटिक एज कम्पेयर्ड टू हमारा नॉन वेज डाइट। सो ये दिस इज नॉट अ गुड पैरामीटर कि वेज खाना नॉन वेज खाना। द मेन पैरामीटर शुड बी हाउ क्लीन इज योर फूड। हमारा इंडियन फूड जो है डॉक्टर, इट इज मोस्टली लाइक हाई कार्ब इंडियन फूड है, मोस्ट रीजन वाइज भी देखा जाए। तो कैन यू टेल अस अबाउट हाई कार्ब फूड जो हमारा डेली लाइफ का फूड है, वो हार्ट के लिए इज इट गुड फॉर इट और बैड फॉर इट? आई विल जस्ट से कि एडिक्वेट, आवर बॉडी रिक्वायर्स कार्बोहाइड्रेट। ऐसा नहीं कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट बंद कर दिए एंड हम लोग एकदम हेल्दी हुए, ऐसा नहीं। हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, हमारे बॉडी को फैट्स की जरूरत है, हमारे बॉडी को प्रोटीन्स की जरूरत है। Sure. आप इसको एडिक्वेट क्वांटिटी में अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इट इज गुड फॉर हेल्थ। अगर वो चीज़ें एक्सेस हो जाते हैं और हम लोग कार्ब्स ही ज़्यादा खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उसका बॉडी में कुछ कन्वर्जन्स टू फैट और उसमें रहेगा, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो हर एक चीज़ें का अपना एक प्रोपोर्शन होता है जो हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बोल दिए आप, फैट्स बोल दिए, फैट्स में भी देयर आर गुड फैट्स एंड देयर आर बैड फैट्स।
सो वो इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार प्रोटीन की भी जरूरत है हमारे बॉडी के लिए। तो ये सब चीजें एडिक्वेट क्वांटिटी में खाना, और आई थिंक हमारी जो इंडियन थाली होती है, इंडियन डिश होती है, दैट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। श्योर। मुझे लगता है कि दैट इज अ वेरी हेल्दी डाइट, जिसमें हम लोग सलाद से लेके रोटी रहता है, देर इज अ दाल विच इज गुड इन प्रोटीन, देर आर वेजिटेबल्स दैट इज गुड इन फाइबर्स, ये रहता है। फिर उसमें कभी हम लोग कड़ी रहते हैं, छाछ रहती है, सो एवरीथिंग। अगर हम लोग इंडियन थाली बोलते हैं, राइस विच हैज स्टार्च इन एडिक्वेट क्वांटिटी, तो ये सब चीजें अगर हम लोग लेते हैं तो वो एडिक्वेट क्वांटिटी में हमारी बॉडी के लिए अच्छे। एंड इंडियन थाली इज द बेस्ट विच हैव ऑल द न्यूट्रिशंस, ऑल द दिस वन। एंड अगर आप रिगरस वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, इफ यू डोंट नीड एक्सेस प्रोटीन जस्ट टू सफाइस योर प्रोटीन नीड्स, तो आई थिंक इंडियन थाली जो आप बोल रहे हैं अपना इंडियन फूड, Yes. उसमें इनफ प्रोटीन है फॉर अ डेली लाइफ। या इट्स इनफ प्रोटीन। आपको ऐसे ऊपर से कोई सप्लीमेंट्स या वे प्रोटीन देने की जरूरत नहीं है। Right. अगर आप प्रॉपरली जो हमारा इंडियन डाइट और डाइट फूड करते हैं अलोंग विद वेजिटेबल, सलाड्स एंड फ्रूट्स, तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की कोई जरूरत नहीं। जब कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं सर, तो Yes. उसमें भी तो सुनते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। राइट तो राइट। प्लीज थोड़ा कोलेस्ट्रॉल को एक्सप्लेन कीजिए। कोलेस्ट्रॉल में हम दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जी। एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। अभी गुड कोलेस्ट्रॉल में अगर हम लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि एचडीएल प्राइमेरेट एक पैरामीटर होता है। तो एचडीएल हमारे बॉडी के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है। ओके। अगर हमें बॉडी में कोई भी पैरामीटर चाहिए तो एचडीएल का लेवल ज्यादा होना चाहिए। एचडीएल हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं बॉडी में? बाय हैविंग अ हाई फाइबर डाइट एंड बाय एक्सरसाइजिंग और वर्किंग आउट। तो उससे हमारा एचडीएल लेवल गुड, ऑप्टिमल या हाई रहता है, जिस दैट इज गुड फॉर योर हार्ट एंड बॉडी। दूसरा चीज होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल में हमारे ट्राइग्लिसराइड्स आता है और एलडीएल आता है। ये बहुत बैड कोलेस्ट्रॉल है। अगर ये कब बढ़ता है कि हम लोग फैटी फूड लेते हैं, ऑयली फूड लेते हैं, तो इससे हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी के बढ़ता है। यही बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड वेसल्स में या रक्त धमनी में जाके क्लॉट बनाते हैं, डिपॉजिट होते हैं, जिसके कारण ब्लॉकेजेस आते हैं। इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना काफी इंपॉर्टेंट है बाय हैविंग अ मेंटेन्ड और बैलेंस डाइट और बाय टेकिंग सम एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन, जिससे हम लोग ये बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। तो डॉक्टर, कुछ हार्ट अटैक से बचने वाले मेडिसिन के बारे में बताइए, थोड़ा सा वो बताइए कैसे, हाउ डज इट फंक्शन, कैसा होता है उसका? सो हार्ट अटैक से बचने वाली मेडिसिन, सबसे बेसिक मेडिसिन और जो हम लोग बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, वो है एस्पिरिन। Okay. जो हम लोग जिसको लोडिंग डोज में देते हैं, जिसमें 325 मिलीग्राम बोलते हैं लोडिंग डोज, जो अभी कभी कभी हमारे डिस्प्रिन में भी 300 मिलीग्राम तक एस्पिरिन होता है। सो ये बहुत वंडरफुल और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है क्लोपिडेग्रॉल। ये भी ब्लड थिनर और खून पतला करने वाली मेडिसिन है। जो हम लोग लोडिंग डोज 300 मिलीग्राम देते हैं, उसके बाद हम लोग 75 मिलीग्राम दिन का 1 या 2 डोजेस देते हैं। और तीसरी जो मेडिसिन है, हम लोग उसको स्टैटिन बोलते हैं। स्टैटिन मतलब कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन भी हम लोग 40 से 80 मिलीग्राम का डोज लोडिंग देते हैं, मतलब एक साथ देते हैं पेशेंट को। उसके बाद फिर हम लोग 20 से 40 मिलीग्राम का उसको मेंटेनेंस डोज देते हैं। तो ये जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, हम लोग उसको हार्ट अटैक का लोडिंग डोज बोलते हैं, जो हम लोग पेशेंट्स को देते हैं। और ये एक्चुअली हमारे जो नसों में जो क्लॉट्स होते हैं, उसको पिघलाने का काम करते हैं या हमारे खून को पतला करते हैं, जिससे क्लॉट ओपन होने के चांसेस होते हैं। और अगर हम लोग ये जो भी हार्ट का पेशेंट्स है, जो भी ये मेडिसिन रेगुलरली लेता है, जैसे हार्ट ब्लॉकेजेस है या जिसकी एंजियोप्लास्टी है या बाईपास हुआ है, उनके लिए ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे खून को पतला रखती है और फ्यूचर में ब्लॉकेजेस बनना प्रिवेंट करती है। तो इसलिए ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट। साइड इफेक्ट्स ऑफ रेगुलर कंजम्पशन ऑफ हार्ट रिलेटेड मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स हैं? यस साइड इफेक्ट्स है जी। कुछ पेशेंट में एसिडिटी बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, स्पेशली एस्पिरिन से होने वाली एसिडिटी बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है। इसलिए हम लोग इन पेशेंट्स में, बिकॉज ये मेडिसिन भी हम लोग बंद नहीं कर सकते, अगर आप ये मेडिसिन बंद कर देंगे तो पेशेंट को वापस ब्लॉकेज हो सकता है, या अगर स्टेंट डाले है वो भी वापस बंद हो सकता है। इसलिए हम लोग एस्पिरिन या क्लोपिडेग्रॉल के साथ एक एंटासिड देते हैं, एंटासिड भी देते हैं, ताकि वो एसिडिटी कम करे और पेशेंट को उसके साइड इफेक्ट ना हो। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट है। और बाकी जो एक्सट्रीम रेयर या कम साइड इफेक्ट है कि खून पतला होने के कारण
कभी कभी जिसको ऑलरेडी कुछ ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स है, या तो फिर किसको अगर बाबाशीर है, हम लोग पाइल्स की तकलीफ बोलते हैं, Right. तो इनमें ये पाइल्स का जो तकलीफ वो बढ़ सकता है। Okay. तो इसलिए ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लीडिंग पाइल्स का तकलीफ होता है या बाबाशीर का तकलीफ होता है, तो इनको पहले ही इवेल्युएट करके है उसके साइमल्टेनियसली उसका भी हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते थे, ताकि ये मेडिसिन रिलेटेड उनको पाइल्स का तकलीफ आगे ना बढ़े। ओके, सो बेसिकली ठीक है, इफ नॉट कंसिडरिंग पाइल्स के पेशेंट तो नथिंग अलार्मिंग, इट्स लाइक एसिडिटी इश्यूज है, या बट वो भी आप साथ में वो एंटासिड मेडिसिन साथ में ही देते हैं कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उसको। यस, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, यस यस। हार्ट अटैक के बाद ट्रीटमेंट का गोल्डन विंडो पीरियड क्या होता है डॉक्टर? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। गोल्डन विंडो पीरियड ये होता है कि हार्ट अटैक आने के बाद कितने समय के अंदर हम पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच के उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए कंप्लीटली। Right. तो ये गोल्डन विंडो पीरियड होता है 12 से 24 घंटे के अंदर, राइट। जितने पहले अगर पेशेंट हार्ट अटैक लेके पहुंचता है और हम लोग इमीडिएटली उसको एंजियोग्राफी करके, एंजियोप्लास्टी की प्रोसीजर करके उसका ब्लॉकेज ओपन कर देते हैं, जिसको हम लोग डोर टू बलून टाइम बोलते हैं। पेशेंट के दरवाजे से लेके जब तक हम उसको कैथ लैब में वो प्रोसीजर से वो बलून से वो ब्लॉक ओपन कर देंगे, जिसको हम लोग डोर से बलून टाइम, और वो अगर गोल्डन पीरियड के अंदर होता है तो उतना हम उसका हार्ट बचा सकते हैं, उसका हार्ट सैल्वेज कर सकते हैं। Okay. जिसके कारण लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट को बहुत मैसिव हार्ट अटैक है और वो कुछ ही मिनटों या घंटों में पहुंच गया है। अगर वो पहुंच जाता है एंड डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट वहां पे पहुंच के उसका ब्लॉकेज ओपन कर देता है, तो ऐसे पेशेंट की रिकवरी इमीडिएटली 24 टू 48 आवर्स में हो जाता है। Okay. और लॉन्ग टर्म के लिए जो उनका हार्ट वीक हो गया है, वो इम्प्रूवमेंट भी जल्दी होके उनका आगे का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहता है। आप अपने प्रैक्टिसेस में एआई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं? यस, मैं अभी रिसेंटली काफी एआई का आ गया है मेडिकल टेक्नोलॉजी, और लकीली कार्डियक में भी आ गया है, जिसका आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय एआई। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम मेरे इसमें मैं एआई को यूज करूँ। रिसेंटली हमारे मशीन में भी कुछ एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें जैसे हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आपको 70% या 80% ब्लॉकेज है या 90% ब्लॉकेज है, तो एआई हमको हेल्प आउट करता है कि एग्जैक्ट परसेंटेज मशीन कैलकुलेट करता है बाय वेरियस फॉर्मूला, जिसमें से हम लोग एविडेंस बेस पेशेंट को दे सकते हैं कि दिस इज द एविडेंस बेस कि आपको 75% या 76% या 80% ब्लॉक है, वो एग्जैक्टली हम लोग उनको बता सकते हैं एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू। Okay. उसी प्रकार कुछ एडवांस प्रोसीजर आ गया जिसमें हम लोग हार्ट के अंदर कैमरा डाल के वो ब्लॉकेजेस का एग्जैक्ट परसेंटेज देख सकते हैं, वो ब्लॉकेजेस को अंदर से देख सकते हैं, ब्लॉकेजेस के अंदर का कैल्शियम देख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल देख सकते हैं, और वो पेशेंट को भी दिखा सकते हैं, रिलेटिव को दिखा सकते हैं। Okay. उसके आगे हम लोग ट्रीटमेंट करके उसके रिजल्ट्स बहुत एक्सीलेंट होते हैं। सो उसको हम लोग आईवर्स या ओसीटी बोलते हैं, जिससे रिजल्ट्स बहुत एक्सीलेंट रहते हैं और आगे जाके पेशेंट का कॉम्प्लिकेशंस होने का रेट भी कम हो जाता है। तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हार्ट फेल होना, यस, तो ये हार्ट फेलियर को एक्सप्लेन करेंगे, वो ये टर्म क्या है? या हार्ट फेल तब होता है जब आपका हार्ट कमजोर हो जाता है। तो जब आपका हार्ट कमजोर हो जाता है, तो जैसे उसका हार्ट का पंपिंग 30% या 25% से कम है, तो उसको हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं, जिसमें आपके पेशेंट को बार बार सांस या दम भर के आएगा चलने में, उसके पैरों में सूजन आएगा, या कभी कभी उसके पूरे शरीर में भी सूजन आ जाता है। ठीक है, हार्ट फेल के कारण। और इसके कारण अगर ये समय पे हम लोग कंट्रोल नहीं करते तो उनका हार्ट बंद भी हो सकता है। Okay. तो इसलिए हार्ट फेलियर को पहले डायग्नोज करना और उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द चालू करना बहुत जरूरी है। तो इसका कोई स्टोरी दीजिए ना, हार्ट फेलियर रिलेटेड कोई अगर आपके पास हो तो। या मेरे पास एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक वेरी एजुकेटेड मेल मेरे पास आए थे, जिनके दोनों पैरों में सूजन थे कुछ लगभग 3 से 4 महीने से, और उसे एक कोई डॉक्टर फाइलेरियासिस, और जिसमें हम लोग हाथी पैर बोलते हैं, उसको करके वो ट्रीट कर रहे थे। देन फाइनली वो पेशेंट एक दिन मेरे पास आया फ्रस्ट्रेट होके कि उसको समझ नहीं रहा था कि उसे कुछ कम नहीं हो रहा है। एंड फिर मैंने उनका इको किया, जिसको हम लोग हार्ट की सोनोग्राफी बोलते हैं, तो उसका हार्ट से 25% काम कर रहा था, 20-25%, और उसके पूरे सीने में पानी भरा था, उसके पूरे शरीर में पानी भरा था। फिर उसको मैंने एडमिट किया एंड फिर मैंने उनको लासिक्स नाम का एक इंजेक्शन या दवाई होती है, जिससे हम लोग
जो हार्ट का फेलियर है और हार्ट का और शरीर का पानी निकालते हैं। Okay. तो हमने वो ट्रीटमेंट चालू किया और आप इमेजिन नहीं करेंगे, विद इन 10 to 15 डेज उसके शरीर में से कम 20 से 25 किलो का पानी निकला। तो व्हेन ही केम टू मी, उसका वजन था कम से कम 1 से 15 किलो, और जब ट्रीटमेंट पूरा खत्म हुआ उसका वजन था कम से कम 80 से 85 किलो। तो 30 किलो का पानी उसके शरीर से निकला 15 से 20 दिनों में, एंड ही केम टू हिज नॉर्मल वेट। उसका पैरों की सूजन निकल गई, शरीर की सब सूजन निकल गई। तो इट वाज अ सीवियर हार्ट फेलियर, जिसके कारण ये पूरा उनको बॉडी में स्वेलिंग था। Right. जो प्रॉपर डायग्नोसिस होने के बाद he became very fit, and अभी 2 साल हो गए, एंड his heart is also became normal, और वो कम से कम भी 4 से 5 किलोमीटर डेली चलते हैं और वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। Right. So basically अगर पैर में सूजन वगैरह आपको लगे, राइट, तो ऑलवेज गो फॉर अ चेकअप। या ऑलवेज गो फॉर अ चेकअप, टेक अ ईसीजी एंड टेक अ इको करना बहुत जरूरी है। बहुत चीजों हम लोग पैर में सूजन को निग्लेक्ट करते हैं, पर पैर में सूजन होना और सांस फूलना ये हार्ट फेलियर का सिम्टम साइंस हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, वन थोड़ा कैजुअल टच पे, व्हाट इज हार्ट ब्रेक सिंड्रोम? हार्ट ब्रेक सिंड्रोम, और ये लेजिट, इज इट अ टर्म, लाइक लेजिट टर्म? yes, it's given in our medical books. हार्ट ब्रेक सिंड्रोम, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, जिसको हम लोग टोकोसुगुस कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन ऐसे दिया है कि जब भी किसी का ब्रेकअप हो जाता है या किसी के परिवार में कुछ डेथ होके बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस या आउटबर्स्ट होता है, इसके कारण या एक्सेसिव स्ट्रेस के कारण पेशेंट का हार्ट एकदम फूल जाता है, या जिसको हम लोग कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, कि ये बहुत सडनली हो जाता है बिकॉज ऑफ इमोशनल आउटबर्स्ट। और हार्ट फूलने के कारण हार्ट कमजोर हो जाता है, एंड ये पेशेंट हार्ट फेलियर में लैंड अप होते हैं। Okay. तो इसे हम लोग ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं, या फिर टोकोसुगुस कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं। और इसको भी डायग्नोस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चीज होती है ये रिवर्सिबल है। अगर हम लोग इसको डायग्नोस कर लेते हैं और पेशेंट को उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होते हैं, तो मेरे से काफी पेशेंट है जिनको ये डेवलप हुआ है, और विद इन 4 से 5 दिन, हफ्ते भर में वो रिकवर भी हो जाते हैं, बिकॉज इट इज रिवर्सिबल। अगर आप इमोशनल उस टाइम आउटबर्स्ट कम कर लेते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है पेशेंट्स का, हार्ट फेलियर का सिम्टम से ट्रीटमेंट देते हैं, तो उससे ये वापस जो आपका हार्ट सूजन आई है, फूल गया है, वो वापस रिकवर भी हो जाता है। तो इट इज कंप्लीटली 100% recoverable. And there's one more syndrome that I have here, जो मैंने थोड़ा लिख के रखा है, holiday heart syndrome. Yeah, holiday heart syndrome. Can you tell us about that? Yes, I think every young population should know about this holiday heart syndrome. Holiday heart syndrome तब होता है कि usually it happens in weekends, Saturday Sunday का होता है, कि जब पार्टी का मूड होता है और because of excessive alcohol consumption, ड्रिंकिंग के कारण जब हम लोग एक लिमिट से ज्यादा कोई ड्रिंक कर लेता है, तो कभी कभी ये ज्यादा ड्रिंकिंग या बिंज अल्कोहल ड्रिंकिंग उनके हार्ट को अफेक्ट हो सकती है, और इसके कारण सडनली उनका हार्ट जो है वो साइज में बढ़ जाता है या हार्ट फूट जाता है, और उनको अर्दमियास चालू होने जाते हैं। अर्दमियास हम लोग तब बोलते हैं कि जब उनके दिल की धड़कन एबनॉर्मल हो जाती है Okay. और बहुत फास्ट रेट से दौड़ती है, और ये पेशेंट हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक या हार्ट कार्डियक अरेस्ट भी हो सकते हैं। इसलिए ये जो हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम है, ये जब सब प्रॉब्लम हॉलीडेज के दिन ही पाया गया है, और जब पेशेंट या कोई भी इंडिविजुअल बहुत ज्यादा पार्टी करते हैं और एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हैं, तो उसी टाइम पे ये हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम पाया गया, इसलिए उसको हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, आज के एपिसोड में इतना ही। आई होप कि हार्ट रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने सब कवर किया हो, और अगर कवर नहीं किया होगा तो आई एम रियली सॉरी, मे बी नेक्स्ट टाइम। बट बिफोर वी साइन ऑफ, भागवतकर सर का एक लास्ट मैसेज टू ऑल ऑफ यू गाइस, वो सुन लेते हैं। सो सी, हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो मैं यही बोलूंगा कि कीप योर हार्ट हेल्दी, keep your body healthy by daily exercise, having a good food, less stress लो, less tension लो, you know, life लंबी है, Right. अच्छे से जियो, and take proper medications for your sugar, blood pressure and heart, and keep your heart healthy and body healthy. stress बिल्कुल नहीं लेना, कुछ भी हो जाए लाइफ में, स्ट्रेस लेना नहीं। तो लाइफ बड़ी लंबी है मेरे दोस्त, जीते रहो। Nice. Thank you, Doctor. Yes. It was a great session. So, guys, I hope you enjoyed it. Like, subscribe, and share, please.
and see you in the next episode. Bye.